यस ठीक। अब तो रेडी है, यू ऑल आर रेडी? रेडी, जल्दी बताओ भाई, क्वेश्चन लगाने के लिए तैयार है? चैट बॉक्स ऑन करना जी। चलिए वेरी गुड। तो चलिए, टारगेट मेड एकेडमी, दिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉपिक जो आपका है वो केयर ऑफ द सिक चाइल्ड्स, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन इन द चिल्ड्रन। बच्चों में एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने में सबसे मोस्ट कॉमन जो क्या कहते हैं कॉजेज है वो क्या है? कॉजेज है वो क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, ये सब है, लेकिन मोस्ट कॉमनेस्ट क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, बताए फटाफट, गड़बड़ है। करेक्ट इज मोस्ट कॉमन कॉज इज द वायरस। बहुत लोगों का गलत हो गया, वायरस इज द मोस्ट कॉमन कॉजेज है एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी, इसमें से कौन सा है जो एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर में ये लक्षण नहीं पाए जाते हैं? कफ, फीवर, डायरिया, रनी नोज और स्टफी नोज। करेक्ट आंसर इज व्हाट? इनमें से कौन लक्षण है जो कि एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में नहीं पाए जाते हैं? बताएं फटाफट। चले, दिस द करेक्ट आंसर इज सी। बहुत लोगों ने सही लगाया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, which age group is the most susceptible to the severe complication from the acute respiratory tract infection? कौन सा एज ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है? शिशु और छोटे बच्चे में, एडोलेसेंट में, एडल्ट में, एल्डर में, किसमें सबसे ज्यादा हो सकता है? इन्फेंट एंड यंग, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, एडल्ट एंड एल्डरली, किसमें सबसे ज्यादा चांस है कि एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का? चैट बॉक्स ऑन करना, ठीक है। दिस द करेक्ट आंसर इज ए, इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ द मोस्ट वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन? है ना, सबसे ज्यादा जो वायरस सबसे पहला आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वायरल इन्फेक्शन होगा, तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका पहला क्या होगा? एंटीबायोटिक देंगे, एंटी फंगल मेडिसिन देंगे, एंटीवायरल मेडिसिन देंगे और स्टेरॉइड देंगे? यदि आपको मोस्ट वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रखा है तो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? ए, बी, सी, डी। ए, बी, सी, डी। भाई देखो, वायरल रेस्पिरेटरी, वायरस को मारने के लिए एंटीवायरस ही देना पड़ेगा, तो इसलिए राइट आंसर इसका एंटीवायरल मेडिसिन देंगे, एंटीवायरल मेडिसिन देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। वायरस को मारने के लिए एंटी बैक्टीरिया वाला दवा थोड़ी देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे तो कितना मरेगा वायरस। वायरस को मारने के लिए एंटीवायरस देंगे, बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट द बैक्टीरिया बेसिकली, मोस्टली इसलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, तो हाँ करेक्ट आंसर जो इसका था वो सी था, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 5, what precautionary measure is the most effective in the preventing the spread of respiratory tract infections? Hand wash, wearing a mask, social distancing, vaccinations। इनमें से क्या ऐसा ऑप्शन सही होगा कि वो रेस्पिरेटरी बीमारियों को फैलने से रोकेगा? क्या आप हाथ धुलेंगे तब? मोस्ट वाला है वेयरिंग अ मास्क, सोशल डिस्टेंस एंड वैक्सीनेशन ले ले तो।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर? कौन है? ए बी सी डी, ए बी सी डी। देखिए देखिए गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, सोच समझिए कि हम कह रहे हैं कि ऐसा इसमें से विच प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ज्यादा कारगर कौन होगा? हैंड वॉश करेंगे तो कारगर नहीं होगा ना। वेयरिंग अ मास्क, मास्क पहने रहेंगे तो उतना कारगर नहीं होगा। दूरी बनाए रखेंगे तो, लेकिन वैक्सीन अगर हम ले ले, सपोज समझने के लिए, इस करना तो सब कुछ है, इन्हें वैक्सीन ले लिए तो हम जंग में कूद जाएंगे। अगर कोरोना का वैक्सीन ले ली तो कोरोना वाले वार्ड में कोरोना के पेशेंट के साथ सोने लगे, ये नहीं करना। लेकिन वैक्सीन सबसे स्ट्रांग है, सबसे स्ट्रांग। क्या वैक्सीन ले ली तो कम चांस, ये सारा कुछ मोस्ट इफेक्टिव, सबसे कारगर पूछा गया था, तो वैक्सीन, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6। Which part of the respiratory tract is the primary affected in the acute upper respiratory tract infections में कौन सा पार्ट है जो इन्वॉल्व होता है? लंग्स, ट्रैकिया, साइनसेस एंड थ्रोट एंड ब्रोंकाई। ब्रोंकाई साइनसेस और गला, वायु नली, फेफड़ा। क्या होता है भाई? Which one of the following is the correct answer? A, B, C, D। बताओ फटाफट भाई, एबीसीडी पढ़ा रहे तुम लोग को। दिस इज द करेक्ट आंसर इज सी भाई, क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में क्या है? तो ट्रैकिया से ऊपर लैरिंग्स तक, तो थ्रॉट और सब लैरिंग्स में ही आ रहा है, ठीक है, गले में ही आ रहा है, तो यहां तक होगा तो अपर रेस्पिरेटरी, तो करेक्ट आंसर इज सी। चलो 7 नंबर, acute bronchitis is an example of which type of respiratory infection? acute और ब्रोंकाइटिस जो है वो किस प्रकार के रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन में आता है? ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकस में, क्या अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, मिडिल रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, या साइनस इन्फेक्शन में? इनमें से कौन सही होंगे? फटाफट बताओ भाई। ओए 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 ओए, गड़बड़ चल रहा है जी, गड़बड़ 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 गड़बड़। एक लोग का सही हुआ है, कुछ नहीं, 2 लोग का सही हुआ है, कुछ लोग का सही हुआ है। चलो गड़बड़ चला। देखो पूछा कि ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस ब्रोंकस कहाँ होता है? लंग्स का अंदर में होता है ब्रोंकस, है ना। ये ऐसे से आता है क्या? ऐसे से आता है ट्रैकिया, ट्रैकिया से बट गया ये ब्रोंकस, ये हो गया लंग्स, तो ब्रोंकस इसके अंदर है। तो भाई इसके नीचे, ट्रैकिया के नीचे जितना भी इंफेक्शन है सब लोअर में आएगा, तो इसीलिए हम लोग याद रखेंगे द करेक्ट आंसर इज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, है ना। तो 7 का करेक्ट होगा बी। 8 नंबर आ जाओ। Which one of the following is a characteristic symptoms of acute lower respiratory tract infection? इसमें से कौन सा सिम्टम्स जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो गुण है, बताता है लोअर LRT यानी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस या लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस? स्नीजिंग, सोर थ्रोट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, नेजल कंजेशंस। ए बी सी डी, हाँ, ये से कौन होगा? बताए बताए। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ अ एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन?
ठीक है, दिस करेक्ट आंसर इज लंग्स, लंग्स में होता निमोनिया। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, ये कहता है कि व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ बिटवीन द एक्यूट अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, दोनों में क्या फर्क है, डिस्टिंग फीचर क्या है। तो क्या ऑनसेट ऑफ किसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, तो लक्षणों की शुरुआत के बेसिस पे, बुखार की गंभीरता के बेसिस पे, क्या कहते ट्रैकिया में संक्रमण की स्थिति में लोकेशंस ऑफ द इंफेक्शन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो श्वसन नली है उसमें उसके लोकेशन के ड्यूरेशन ऑफ द इलनेस या बीमारी के समय के आधार पर। तो विच इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का सी सही होगा। 11 में आ जाओ, विच टाइप ऑफ निमोनिया इज प्राइमरली अफेक्ट वन और मोर लोब्स ऑफ द लंग्स, कौन सा ऐसा निमोनिया जिसमें एक से ज्यादा लोब इन्वॉल्व होता है, ऑफ्टन कैरेक्टराइज्ड बाय कंसोलिडेशन ऑफ द लंग्स, साथ साथ प्राय उस लंग्स के ऊपर कंसोलिडेशन, एक हार्ड टाइप का जो हार्डनेस है वो उस एरिया पे आ जाए, किसमें, ब्रोंकोनिमोनियाई, लोबर निमोनिया, निमोनियोनाइटिस और इंटरस्टिशियल्स निमोनिया। Which is the correct answer? B. नहीं, B is a correct answer. देखो मैं क्या पूछा, एक से अधिक लोब में, तो लोबर निमोनिया का मतलब ये एक से अधिक लोब में जब होगा तभी उसको हम लोबर निमोनिया बोलेंगे। ठीक है, तो ब्रोंको निमोनिया ही नहीं बोलेंगे उसको। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, आ जाओ। न्यूमोनाइटिस और इंटरस्टिशियल निमोनिया प्राइमरली अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द लंग्स, लंग्स के किस पार्ट को प्रभावित करेगा न्यूमोनाइटिस और इंटरस्टिशियल निमोनिया, क्या एल्वियोलाई को, ब्रोंकियोल्स को, ब्रोंकाई को, प्लेउरा को। एल्वियोली, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, प्लूरा, विच वन ऑफ फॉलोइंग। देखे सब लोग का दिमाग हिल गया यहाँ पे, लग रहा है क्या आंसर नहीं आ रहा है, क्वेश्चन देख के क्या आ रहा है, चक्कर आ रहा है क्या? Oh, this is completely wrong. No one answers in a correct. एक भी इसने आंसर सही नहीं लगाया है। This is the correct answer. Alveoli, 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 alveoli एक इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चला जाता है, वहां पर हो रहा है ये बेसिकली, तो इसको हम लोग न्यूमोनाइटिस या इंटरस्टिशियल निमोनिया बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आ जाओ। ठीक है, चले 14 कहता है कि विच टाइप ऑफ निमोनिया इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द वायरल इन्फेक्शन, कौन सा निमोनिया है जिसका संबंध वायरल इन्फेक्शन है एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल स्पेस विद इन द लंग्स, और साथ साथ कह रहा है इन्फ्लामेशन ऑफ इंटरस्टिशियल स्पेस विद इन द लंग्स के इंटरस्टिशियल में साथ साथ इन्फेक्शन रहता है, वायरल इन्फेक्शन होता है और इंटरस्टिशियल स्पेस में इन्फेक्शन होता है। कौन से आंसर सही होंगे ए बी सी डी में, फटाफट बताएं। वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर, इंटरस्टिशियल निमोनियाई, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 पे आ जाओ, कह रहा है कि विच टाइप ऑफ निमोनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय पैची इन्फ्लामेशन, ऐसा कौन सा निमोनिया है जिसमें पैची इन्फ्लामेशन यानी कि कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, अफेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ बोथ लंग्स, है ना, अलग अलग दोनों लंग में अलग अलग पार्ट को करेगा, लंग्स को ऑफ्टन सीन इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल, और प्राय साथ में यह कह सकते कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है यानी उसका साथ साथ इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है। ब्रोंकोनिमोनिया, लोबर निमोनिया, निमोनाइटिस और इंटरस्टिशियल निमोनिया, इसमें से कौन सा? वेरी गुड, ए इज द करेक्ट आंसर, ब्रोंकोनिमोनियाई, ब्रोंकोनिमोनियाई यही होता है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरिया कॉजेटिव एजेंट ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। निम्नलिखित में से कौन से बैक्टीरिया है जो कि एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को कराता है? क्या इन्फ्लुएंजा है वो? क्या वो माइकोप्लाज्मा निमोनियाई है? क्या वो मिजल्स खसरा वाले बैक्टीरिया है? क्या वो स्ट्रेप्टोकोकस है? यानी ए, बी, सी एंड डी, इनमें से कौन से आंसर सही है? दिस इज द करेक्ट आंसर इज डी। डी जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, इन्फ्लुएंजा इज अ वायरस, और क्वेश्चन कह रहा है बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्यूट शोषण बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस इज अ बैक्टीरिया। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। 17 नंबर आ जाओ। विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज characterized by the difficulty in the breathing often seen in the severe case of the ARTI। यानी कि कौन सी निकटता को विशेष रूप से सांस लेने में कठिनाई वर्णित किया जाता है जो अक्सर ARTI की गंभीर मामलों में देखा जाता है? ड्राई कफ, टैकोपनिया, फीवर, फ्लेयरिंग ऑफ एला या नेजाई? करेक्ट आंसर क्या होगा? Characterize the difficulty in the breathing often seen in the severe case of ARTI। तेज सांस लेने लगते हैं, सूखी खांसी होती है, बुखार आ जाता है, नाक के पंखुड़े का फैलना, नाक का पंखुड़े इसका फैलना। तो करेक्ट आंसर, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज बी, टैकोपनिया, तेज सांस का चलना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? Which diagnostic measure involve while listening to the chest sound using a stethoscope? है ना, तो कहता है कि कौन सी निदानीय उपाय में से स्टेथोस्कोप का उपयोग करके सीने की ध्वनि को सुनने को की जाती है? क्या ब्लड टेस्ट के लिए, स्कल्टेशन फोर्स, चेस्ट साउंड के लिए, चेस्ट एक्सरे के लिए, ESR के लिए? सिंपल आंसर है, इसमें तो सब लोग करेक्ट कर लोगे भाई। This all are goes to correct। हाँ, वेरी गुड, बी स्टेथो स्कल्टेशन ऑफ चेस्ट साउंड के लिए। ठीक है, 19 में आ जाओ, क्वेश्चन 19 में आ जाओ। विच कॉजेटिव एजेंट, यानी कौन से कॉजेटिव एजेंट है ARTI इज प्राइमरी ट्रीटेड विद द एंटीवायरल मेडिकेशन? कौन से निम्नलिखित में से जो एजेंट्स है जिसको एंटीवायरल ट्रीटमेंट की जरूरत है? क्या स्ट्रेप्टोकोकस, इन्फ्लुएंजा, कैंडिडियासिस, माइकोप्लाज्मा निमोनियाई? इनमें से कौन? निम्नलिखित में से दिस, वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इन्फ्लुएंजा, क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस को ट्रीटमेंट करने के लिए आता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर आता है 21, और 21 कहता है विच डायग्नोस्टिक मेजर इज एसेंशियल फॉर द असाइनिंग अ सीवियर निमोनिया इन चिल्ड्रन? ऐसे कौन से डायग्नोस्टिक मेजर है जो एसेंशियल है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, यानी पता करने के लिए निमोनिया को? क्या चेस्ट एक्सरे करा के पता करेंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे? कराना सब है, लेकिन मोस्ट एसेंशियल पूछ रहा है ना मेजर जो है, और हिस्ट्री टेकिंग से पता चल जाए, यूरिन एनालिसिस से पता चले, क्या कराएंगे? फटाफट बताइए। किसी निमोनिया को पता करने के लिए निदानीय उपाय आवश्यकता क्या पड़ सकती है? मोस्ट करेक्ट आंसर इसमें से कौन होगा? ब्लड टेस्ट करा के, नो नो नो, कराएंगे ब्लड टेस्ट, लेकिन क्या कहता है विच डायग्नोस्टिक मेजर इज एसेंशियल फॉर, एसेंशियल वो आवश्यक है। फेफड़े की बीमारी है, एक्सरे करा लेंगे, सिंपल सा फंडा है। फेफड़े की बीमारी क्या करेंगे? एक्सरे। तो इसलिए एक्सरे इज अ मोस्ट मेजरेबल। कराएंगे ब्लड टेस्ट भी, ये भी जरूरत है, टीएलसी देखेंगे, लेकिन एक्सरे बहुत क्लियर करेगा। तो एक्सरे जो होता है वो इसेंशियल है, डायग्नोस्टिक मेजर में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस? इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्प्लिकेशंस है
जो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस है जो एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, क्या ओटाइटिस मीडिया, डायरिया, क्रॉनिक साइनसाइटिस और फिर से डायरिया। डायरिया दो जगह आ गया है, तो यानी बी और सी तो होगा नहीं, आपको लगाना ए और सी में, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। ऊपर नीचे हो गया जी, हेलो, यानी बी और सी तो होगा नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही कह दिया, दो ऑप्शन तो एक साथ होना ही नहीं है, तो ए और सी में ऐसे ही आउट कर दिया। चलो बता दो आप फटाफट। ए क्रॉनिक साइनोसाइटिस नहीं, ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया है ना। कभी भी इस चीज के निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस मार्ग का संभावित समस्या है, तो ओटाइटिस मीडिया। अगर ओटाइटिस मीडिया है तो चल के आगे अभी मे भी पॉसिबल है कि उसको क्या हो सकता है, क्या कहते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सीवियर निमोनिया। सीवियर निमोनिया में बहुत, इससे पहले कौन सा निमोनिया था, देखो यहां पर देखो सीवियर क्या था, कॉम्प्लिकेशन, पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में क्या था, अब यार क्या किसी को सीवियर निमोनिया है तो क्या कॉम्प्लिकेशन सबसे मोस्ट पोटेंशियल दे, क्या क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो जाएगा, पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा, ओटाइटिस मीडिया होगा, डायरिया होगा। ए बी सी, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ करेक्ट। हृदय परिधान, पेरिकार्डाइटिस का मतलब होता है हृदय परिधान, मतलब कि हार्ट के चारों तरफ जो लेयर है उसके अंदर में इन्फ्लामेशन का आ जाना, तो करेक्ट आंसर इज अ बी। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज अ बी, बी जो है वो करेक्ट आंसर है 23 का। 24 का आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन काउज ऑफ अ डायरिया। इनमें से कौन से हैं जो कॉमन काउज नहीं डायरिया, क्या मालन्यूट्रिशन, वॉर्म का इन्फेस्टेशन हो जाना, इनडाइजेस्टेबल ऑफ फूड हो जाना, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का हो जाना। बड़ा आसान सा सवाल है, फटाफट आप लोग बताते चले। कॉमन काउज ऑफ डायरिया विच इज ऑफ द नॉट, जो डायरिया नहीं कराने वाले, मालन्यूट्रिशन डायरिया कराता है, वॉर्म इन्फेक्शन डायरिया कराता है, फूड का अपाच्य हो जाना, खाना का पचना सही से नहीं पचना डायरिया कराएगा। तो एक क्या बचा, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, इसमें से एक रिस्पिरेटरी, तो करेक्ट आंसर इज डी। अब आता है 25 नंबर। 25 नंबर कहता है कि हाउ मच ओरल रिहाइड्रेशन, ओआरएस, कितने ओआरएस देना है पहले 4 घंटे के अंदर में यदि किसी बच्चे का वजन 8 से 10 केजी है, अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट गाइडलाइन। ये जो हमारा मैनेजमेंट गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग यदि कोई ओआरएस अगर हम दे रहे हैं और वो पहले 4 घंटे में बच्चे का वजन अगर 8 से 10.9 केजी है तो कितना देंगे, क्या 200 से 400 ml, 400 से 600 ml और 600 से 800 ml या 800 से 100 ml। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, कौन सा करेक्ट होगा जी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। द करेक्ट आंसर इज सी, 600 से 800 देना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 कहता है which preventive measure is essential for the reducing the incidence of the diarrhea related to environmental factor, है ना, कि पर्यावरणीय कारकों के संबंधित दस्त के संक्रमण की घटना को कम करने के लिए कौन सी रोकथाम का उपाय करेंगे, क्या खाद्य स्वच्छता में सुधार करेंगे, क्या व्यक्तिगत स्वच्छता में, पर्सनल हाइजीन में, क्या सुरक्षित में, या हैंड वॉशिंग पार्टिकुलरली, किसको हम लोग करेंगे तो देखने को मिलेगा, या सुरक्षित जल, सेफ वाटर, होलसेम वाटर पिएंगे तो कौन से सुरक्षा का ध्यान रखना होगा, रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ द डायरिया, इन्वायरमेंटल फैक्टर, आपके इसके वजह से डायरिया को कम करना हो तो सबसे क्या उपाय है, करेक्ट आंसर इज सेफ वाटर, शुद्ध पानी, शुद्ध जल का उपयोग करे और डायरिया से बचे। इन क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि व्हाट इज द की मेजर इन द मैनेजमेंट ऑफ डायरिया काउज्ड बाय द इनडाइजेस्टेड फूड। अगर आपका इनडाइजेस्टेड फूड अगर डायरिया हो गया है तो ऐसे केस में कैसे मैनेज करें, क्या एंटीबायोटिक्स दे करके, एंटीपायरेटिक्स दे करके,
क्या ओआरएस देना होगा या फिर सर्जिकल इनरवेशन करना होगा? सिर्फ अगर फूड पॉइजनिंग कह सकते एक तरह की वजह से कि फूड के नहीं पचने की वजह से अगर डायरिया हो रहा है तो क्या देंगे? एंटीबायोटिक देंगे, एंटीपायरेटिक्स देंगे, ओआरएस देंगे, सर्जिकल इंटरवेंशन देंगे। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? हम ऐसा नहीं एक बार डायरिया हुआ जाके लोग दवा पानी सब खाना शुरू कर देते। कुछ नहीं करना है आपको, बहुत कुछ नहीं करना है, जीआईटी को रेस्ट देना है और ओआरएस पिलाना सिर्फ। अगर फूड के इंडाइजेशन की वजह से डायरिया, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है आपको, नो इन एनी नीड ऑफ एनी मेडिसिन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी। अब आ जाओ 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एज ग्रुप जो कहता है कि विच एज ग्रुप इज रिक्वायर्ड, कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जिसमें 400 से लेके 600 ml ऑफ ओआरएस पहले 4 घंटे में देना है अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट गाइडलाइन जो है उसके अकॉर्डिंगली। क्या वो एज ग्रुप बच्चे 4 मंथ से लेस देन 4 मंथ होगा, या एज जो होगा वो 4 से लेके 11 महीने होगा, या एज जो होगा 12 से लेकर के 23 मंथ होगा, या एज जो है वो एज मोर देन 2 इयर्स। ऐसे कौन सा एज ग्रुप है जिसमें 400 से 600 ml पहले फर्स्ट आवर में अगर हम ओआरएस का सेवन कराएंगे अगर डायरिया हो रहा है तो? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर? कौन सा सही आंसर होगा? यस यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, कुछ लोग सही लगा रहे, वेरी गुड, सब रिस्पॉन्स दे रहे हो, अच्छी बात है। तो करेक्ट आंसर होगा 4 से 11 महीने, यानी बी, यानी 4 से 11 महीने के बच्चों को अगर 10 वोमिटिंग या सॉरी डायरिया हो रहा तो ओआरएस हम कितना देंगे? 400 से 600 ml पहले 4 घंटा, ये गाइडलाइन कहती है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 29, which of the following is the common cause of diarrhea related to malnutrition? malnutrition से रिलेटेड, कुपोषण से रिलेटेड जो कौन इसमें सबसे मुख्य कारण कह सकते हो, सामान्य कारण कह सकते हो जो है डायरिया कराने का? वॉर्म इन्फेस्टेशन, इंडाइजेस्टिबल फूड, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेरिकार्डाइटिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा, क्या लगाया आप लोगों ने? वो गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। कॉमन कि वॉर्म इन्फेस्टेशन, देखो वॉर्म इन्फेस्टेशन होगा तो मालन्यूट्रिशन, अभी मैं पढ़ाया आप लोगों को कि वॉर्म का इन्फेस्टेशन होगा, पेट में कीड़ा पल रहा तो भूख की कमी, मालन्यूट्रिशन ये सब होने लगता है, तो ये वॉर्म इन्फेक्शन होगा 29 का, ठीक है। और 30 नंबर पे आ जाओ। 30 नंबर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट गाइडलाइन, जो मैनेजमेंट गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग में अगर बात करूं तो कितना ओआरएस सॉल्यूशन देंगे पहले 4 घंटे में यदि बच्चे का वजन 5 केजी से कम है? कि अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली ओआरएस हम कितना देंगे पहले 4 घंटे में अगर बच्चे को डायरिया हो रहा है और चले 4 घंटे में वेट जो है वो 5 केजी से कम है? क्या 200 से 400 ml देंगे, 400 से 600 ml देंगे, 600 से 800 ml देंगे, 800 से 1000 ml देंगे? विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ करेक्ट आंसर? यू ऑल वेरी गुड, सब लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इस क्वेश्चन में रहा। कितने देंगे? 200 से 400 ml, यानी करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर क्या है? ए है, वेरी गुड। चले, अब आपका क्या हुआ, ये आज का 30 क्वेश्चन हमने करा दिया है। तो हम लोग का इसी तरह से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपका चलता जा रहा है, जैसे जैसे टॉपिक हो रहा वैसे वैसे आपका क्या चल रहा है, क्वेश्चन चल रहा है। इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए, मन लगाते रहिए, और आपका अपना जो एक गोल है कि मुझे सिर्फ एक सीट है ना बीटीएससी के एग्जाम में क्या लेना है, अपने को एक सीट लेना है। तो ये इंश्योर करते हैं कि आप अगर इस गाइडलाइन को फॉलो करें, जैसे अभी डायरिया में गाइडलाइन फॉलो करके ठीक किया जा सकता है, तो वैसे मैं जो गाइडलाइन आपको कह रहा हूं आप उस गाइडलाइन को के तहत चले तो टारगेट मेड एकेडमी में जुड़ने का आपको एक बहुत, इससे जुड़ के एक एवेट बेनिफिट होगा। बस इस चीज को आप फॉलो करें। और आज की जो टेस्ट है उसमें जो एक परफॉर्मर है, मैं आज बता दूं लाइव क्वेश्चंस में वेरी गुड, आज भी मैं देख रहा हूं अच्छे। सबसे मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि हर दिन ऊपर नीचे हो रहे हैं लोग, कुछ लोगों का नाम आ रहा है जो नहीं है, कुछ लोगों का आ रहा है वो जा रहे हैं। तो जो रिवीजन लास्ट क्लास को करके आएंगे क्लास के अंदर में, उनका बहुत अच्छा परसेंटेज होने वाला है यहाँ पर। तो ये मामला ये है कि लक्ष्मी कुमारी जो है वो 19 क्वेश्चन को करेक्ट किए है ना। लगभग हमने 28 क्वेश्चन टोटल कराए, 30 नंबर भले दिख रहा होगा, एक आध दो क्वेश्चन बीच से सीरियल से हटा हुआ था। तो 28 में से आपने लगभग 19 करेक्ट किए, वेरी गुड, पोजीशन में है, फर्स्ट पोजीशन में। और बेबी रुखसार 11 क्वेश्चन को करेक्ट करके सेकंड पोजीशन पे है। और नेहा कुमारी जिसने भी 11 क्वेश्चन को करेक्ट किया, लेकिन वही मैं कल बताया था, और दोनों ने इनकरेक्ट 13 ही किया है। बड़ा अच्छा, मतलब पेयरिंग चला, ब्रेन का फ्रीक्वेंसी खतरनाक मिला, किसका? बेबी रुखसार और नेहा कुमारी।
इन दोनों का फ्रीक्वेंसी मिला, बस टाइम की फ्रीक्वेंसी अगर आपने नहीं मिला, इसका मतलब ये कि किसी क्वेश्चन को बेबी रुखसार ने बहुत पहले अटेम्प्ट कर दिया और उसके बाद जाकर के नेहा ने अटेम्प्ट लगाया, जिसकी वजह से आपका पोजीशन टाइम मैनेजमेंट। तो मैं बता रहा हूँ ये टाइम का क्या गोल है, इसलिए मैं कह रहा हूं आप यहां पे आपको समझ में आ रहा है कि आपने सेम क्वेश्चन सही लगाए। देखो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ कि जितने सही इसने बेबी रुखसार ने किया उतना ही नेहा ने किया, दोनों का सेम क्वेश्चन रहा, सेम गलत भी रहा, लगभग सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत भी रहा। फर्स्ट सेकंड होने का सिर्फ रीजन ये रहा कि आपके जो टाइम थे वो कम लिया, अगले ने टाइम को ज्यादा लिया। बस वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन टू ऑल थ्री। एंड आप सारे बच्चों को कांग्रेचुलेशन, आप भी इसी तरह से नाम यहाँ पर आता रहे और आप लोग इसी को अचीव करते रहे। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट।